हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एसेंशियल। तो आज हम आपके लिए लेके गए हैं 75 डेज चैलेंज, जो कि है नॉरसेट 6 के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, 14 अप्रैल को हमारा नॉरसेट एम्स का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए हम 75 डेज चैलेंज लेके आ गए हैं। आज 31 जनवरी है, तो 14 अप्रैल तक हमारे पास पूरे 75 डेज़ हैं। तो 75 डेज़ में हमारी ये कोशिश रहेगी कि रोज़ आपको 1 से 2 नए टॉपिक्स करवाएं और एक अच्छी से अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। तो इसके अंदर हम अभी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करेंगे। ये आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, लाइक एनक्लेक्स, नॉरसेट, डीएसएसबी, क्योंकि ये अभी हर स्टेट में एक वैकेंसी निकल चुकी है। तो उसमें आप सभी को ये हेल्प आएंगे क्वेश्चन से इमीडिएटली। तो आप सारी वीडियो को ज़रूर देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी ज़रूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट वीडियो। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला टॉपिक 75 हार्ड डे चैलेंज का। आज फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे का फर्स्ट टॉपिक है हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर एग्ज़ाम में, चाहे वो सेंट्रल एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में उसका एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो इस टॉपिक से हम अपने 75 डेज चैलेंज की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हाइपोवोलेमिक शॉक होता क्या है। हाइपोवोलेमिक शॉक की हम डेफिनेशन करते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक इज़ एन इमरजेंसी कंडीशन इन विच सीवियर ब्लड और अदर फ्लूइड लॉस मेक्स द हार्ट अनेबल टू पंप इनफ ब्लड टू द बॉडी। हाइपोवोलेमिक शॉक एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसके अंदर अपनी बॉडी का ब्लड, पेशेंट की बॉडी का ब्लड और पेशेंट की बॉडी का कोई और फ्लूइड बहुत ज़्यादा सीवियरली लॉस हो जाए तो वो पेशेंट की हार्ट अनेबल हो जाता है पंप टू ब्लड टू द बॉडी। जब भी ब्लड की कमी होगी या फिर किसी भी फ्लूइड की कमी हो गई तो हार्ट के पास ब्लड पंप करने को नहीं होगा। तो हार्ट के पास ब्लड ही पंप करने को नहीं होगा तो वो बॉडी को नहीं दे पाएगा। तो ये हमारी डेफिनेशन है हाइपोवोलेमिक शॉक की। इसमें क्या हो जाता है, सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है और फ्लूइड लॉस हो जाता है, जिससे हार्ट के पास ब्लड और फ्लूइड दोनों ही नहीं होते, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी को वो फ्लूइड ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। इसके अंदर ये जो नीचे हमने प्रोसेस दिखा रखी है, इसके अंदर देखिए हाइपोवोलेमिक शॉक होता है कि इसमें क्या होता है, लो कार्डियक आउटपुट हो जाती है। लो कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है, लो कार्डियक आउटपुट का मतलब यही है, जो हार्ट है, हार्ट के पास प्रॉपरली जो फ्लूइड पहुंचना चाहिए, जो ब्लड पहुंचना चाहिए, ब्लड वॉल्यूम वो नहीं पहुंच पा रही है। जो नहीं पहुंच पा रही है उस वजह से क्या हो रहा है, लो कार्डियक आउटपुट हो रही है। लो कार्डियक आउटपुट हो रही है, जो ब्लड वहाँ पे कार्डियक के अंदर, हार्ट के अंदर पहुँचना चाहिए वो पहुँच नहीं पा रहा, तो ऑक्सीजन लेवल लो होगा, ऑक्सीजन लेवल आगे सेल्स में जा नहीं पाएगा, तो सेल्स की क्या होगी, डेथ होगी आगे। और सेल डेथ होगी तो आगे हाइपोवोलेमिक शॉक बहुत ये डेंजरस कंडीशन में भी आ सकता है इसको टाइम से ट्रीट ना करे तो ये था हमारी हाइपोवोलेमिक शॉक की डेफिनेशन के साथ में मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स के अंदर ये कुछ समझाने की कोशिश की है कि हाइपोवोलेमिक शॉक होता क्या है अच्छे से, क्योंकि हाइपोवोलेमिक शॉक अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे माने जाते हैं। तो आप प्लीज़ इसको दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ आए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो ये तो हमने कर ली डेफिनेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके कॉजेज़। जो हाइपोवोलेमिक शॉक होते हैं, इसके कॉजेज़ की बात करें तो हाइपोवोलेमिक कॉज शॉक के अंदर 2 मेन कॉज होते हैं, हेमोरेजिक एंड नॉन हेमोरेजिक। हेमोरेजिक जो जो ब्लड लॉस हो गया, नॉन हेमोरेजिक जिसके अंदर ब्लड लॉस नहीं, फ्लूइड लॉस हो जाता है। और हेमोरेजिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपना आ जाता है एक्सटर्नल ब्लड लॉस। एक्सटर्नल ब्लड लॉस या फिर कोई अपने को चोट लग गई या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया तो जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस में ब्लड लॉस हो गया तो पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग होने की किसी भी बॉडी के पेशेंट की बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस वजह से भी पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है। लाइक इसके एग्जांपल हेमेटोइमेसिस, अगर किसी को वोमिटिंग आ गई, ब्लड वोमिटिंग आ गई तो उसमें भी हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है पेशेंट। नेक्स्ट आ जाता है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस क्या होता है, नोज ब्लीड। नोज ब्लीड, अगर नोज़ के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सेस में ब्लीड हो रहा है तो भी पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट आता है हेमोप्टाइसिस। अगर कफ में अगर ब्लड आ रहा है बहुत ज़्यादा तो उससे पेशेंट क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में जाने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आया था अपना पॉइंट ट्रोमेटिक शॉक। ट्रोमेटिक शॉक क्या होता है, किसी भी ट्रोमा इंजरी करके जो बहुत ज़्यादा सीवियर लॉस हो जाता है उसको हम कहते थे ट्रोमेटिक। ये जो एक्सेस स्वेटिंग वाला जो पॉइंट है ये हमारा नॉन हेमोरेजिक के अंदर आता है।
नॉन हेमरेजिक के अंदर काउंट होता है। ये पीछे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक लिखा गया, तो इसको हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्लियर करेंगे। ये तो हो गया हमारा हेमरेजिक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉन हेमरेजिक पार्ट। नॉन हेमरेजिक में तो ब्लड की बात होगी, नॉन हेमरेजिक में ब्लड लॉस नहीं होता है, इसमें फ्लूइड लॉस होता है। अब फ्लूइड लॉस कैसे होगा बॉडी के अंदर? डाइजेस्टिव लॉसेस, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई दिक्कत करके अगर ब्लड फ्लूइड का लॉस हो रहा है तो वो आ जाता है डाइजेस्टिव लॉसेस। जैसे वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग के अंदर फ्लूइड लॉस होता है, डायरिया के अंदर फ्लूइड लॉस होता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आ जाता है रीनल लॉसेस। रीनल लॉसेस क्या होता है? रीनल मतलब किडनी लॉसेस। किडनी से क्या लॉस हो रहा है? डायबिटीज मेलाइटस और हेमाटोयूरिया। अगर किसी पेशेंट के डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसको यूरिन की एक्सेस होगी, अर्ज बार बार होती है, तो अर्ज अगर बार बार होगी तो वो बार बार बाथरूम करके आएगा, वॉशरूम जाएगा, तो उससे क्या होगा? फ्लूइड लॉस होगा बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आता है हेमाटोयूरिया। हेमाटोयूरिया क्या होता है कि भाई अगर बाथरूम के अंदर ब्लड आए तो हम उसे बोलते हैं हेमाटोयूरिया। एक इसमें आ जाता है स्किन लॉसेस भी। स्किन लॉसेस का मतलब यहाँ है कि स्किन के थ्रू फ्लूइड का लॉस हो जाना। फ्लूइड का लॉस स्किन के थ्रू कब होता है? जब बर्न पेशेंट हो। बर्न पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सेस में फ्लूइड का लॉस होता है। तो अब ये हो गए हमारे कोजेज। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल साइंस के बारे में। क्लिनिकल साइंस जो मेन हाइपोवोलेमिक शॉक के क्लिनिकल साइंस होते हैं उनमें सबसे पहला आ जाता है इंटेंसिव थ्रस्ट। जो पेशेंट है उसको प्यास बहुत लगती है, टैकीकार्डिया, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, टैकीपीनिया, उसकी हार्ट रेट घट भी सकती है, कम भी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल पल्स वेव। जो उसकी पल्स को फील करेंगे तो उसकी पल्स सही से फील नहीं होगी, एंजाइटी होगी, कोलैप्स पेरिफेरल वेन्स, उसकी जो पेरिफेरल वेन्स है वो कोलैप्स होने के भी चांस होते हैं। ये हमने बात की हमारे सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, जिन्हें हम साइन एंड सिम्टम भी बोल देते हैं। तो आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक। अब क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक के अंदर हम स्टार्ट करते हैं कि शॉक की क्लासिफिकेशन होती क्या है। तो जो क्लास हाइपोवोलेमिक शॉक है उसके अंदर क्लासिफिकेशन को 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया। फॉर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो यहाँ पे सारे ब्लड लॉस रेट ये सब मैं हर कंडीशन के हिसाब से आपको बताऊंगा कब क्या होता है। तो क्लास 1, 2, 3, 4 4 इसमें हाइपोवोलेमिक की क्लासेस होती हैं। तो फर्स्ट क्लास में क्या होता है? ब्लड लॉस जो होता है वो होता है 750 ml, जिसे हम 15% लॉस भी बोल देते हैं। और सेकंड क्लास में होता है 1500 ml, थर्ड में हो जाता है 2000, इसमें हो जाता है 2000 से भी ज़्यादा। तो ये परसेंटेज भी दे रखी है नीचे सारी, जो इतना भी फ्लूइड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, वो सबकी सब परसेंटेज भी दे रखी है, ऊपर सभी ml में दे रखे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्स रेट की। तो पल्स रेट जो क्लास 1 है उसके अंदर 100 से कम, 100 के पास रहती है, 100 से कम हो सकती है, और क्लास 2 में भी 100 से कम रहती है। अब क्लास थर्ड है, जब क्लास थर्ड में 120 से 140 चली जाएगी हार्ट पल्स रेट, और क्लास 4 के अंदर 140 पर मिनट से भी ज़्यादा हो जाती है। अब हम बात करें ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर क्लास 1 में नॉर्मल रहता है, क्लास 2 में भी नॉर्मल रहता है, लेकिन क्लास थर्ड के अंदर ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता है, मॉडरेटली, नॉट ए सीवियर, मॉडरेटली लो हो जाता है ब्लड प्रेशर। और क्लास 4 के अंदर क्या होता है कि सीवियरली लो हो जाता है ब्लड प्रेशर। अब बात करें तो पल्स वेव की। तो पल्स इसमें क्लास 1 में नॉर्मली फील होगी, लेकिन क्लास 2 के अंदर वो बहुत कम फील होगी, लो फील होगी। लेकिन नेक्स्ट क्लास थर्ड के अंदर वो मॉडरेट फील होगी, कि थोड़ी से भी बहुत कम। अगर क्लास 4 की बात करें तो उसमें तो सीवियर लो ही हो जाता है। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट जो क्लास 1 है उसमें होता है 14 to 20 पर मिनट, एंड क्लास 2 में आ जाता है वो 20 to 30 मिनट्स, एंड क्लास थर्ड में अगर देख जाए तो 30 to 40 मिनट्स हो जाता है। क्लास 4 की बात करें तो 40 से भी ज़्यादा पर मिनट हो जाता है। तो यूरिनरी आउटपुट की हम बात करें तो यूरिनरी आउटपुट 30 ml पर आवर से भी कम हो तो क्लास 1 को क्लास 1 के अंदर जो यूरिन आउटपुट होती है वो 30 ml पर आवर से भी कम होती है। क्लास 2 में क्या हो जाता है? ओलिगो यूरिया हो जाता है, क्लास 3 में ओलिगो एनयूरिया हो जाता है, और क्लास 4 में एनयूरिया हो जाता है बिल्कुल ही। नेक्स्ट हम बात करें मेंटल स्टेटस की। तो मेंटल स्टेटस में क्या होता है? क्लास 1 के अंदर माइल्ड एंजाइटी होती है, क्लास 2 के अंदर थोड़ी बहुत एंजाइटी होती है, और क्लास थर्ड के अंदर पेशेंट जो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होता है। एंड नेक्स्ट 4th की बात करें तो उसे कहते हैं लेथार्जी कंडीशन में आ जाता है पेशेंट। तो ये सभी हो गई हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। तो इसके अंदर हमने सब कुछ क्लियर कर लिया, सभी की बात कर ली। ब्लड लॉस, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स वेव, रेस्पिरेटरी रेट, यूरिन रेट, आउटपुट एंड मेंटल स्टेटस, दीज ऑल आर द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। अब इसके बाद हम मूव करते हैं आगे नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। अब मैकेनिज्म हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है
कि जो फ्लूइड लॉस होता है, सबसे पहले तो कि बॉडी से फ्लूइड को लॉस किया गया, फ्लूइड लॉस हुआ, फ्लूइड लॉस होगा तो क्या होगा, हार्ट के पास फ्लूइड नहीं पहुंचेगा, फ्लूइड की कमी हो जाएगी, फ्लूइड की कमी हो जाएगी तो अफेक्ट प्रीलोड, जो हार्ट के पास ब्लड पहुंचना चाहिए, जो एक प्रीलोड होता है वो नहीं पहुंच पाएगा, जिससे क्या होगा, स्ट्रोक की वॉल्यूम डाउन आ जाएगी, कम हो जाएगी। और जो नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम होती है वो होती है 50 to 100 ml, जो नॉर्मल होती है, लेकिन इतनी नहीं मिल पाएगी। जब उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट भी लो होगी, जिससे क्या होगा, टिश्यू परफ्यूजन हो जाएगा, टिश्यू परफ्यूजन मतलब कि टिश्यू डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे, और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण सेल्स की डैमेज होने लग जाएगी, सेल की डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक की सारी मैकेनिज्म है, जो एकदम इजी एंड जल्दी याद करने की वजह से आपको दिखाई गई है, जो आपको इजी भी लगे और देखने में भी, पढ़ने में भी, हर तरीके से। हमारा मेन ये टारगेट है कि आपको जल्दी से जल्दी 75 डेज़ के अंदर एक परफेक्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना बना के दी जाए, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो, आपके एग्ज़ाम में आपको जो भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड वो आपका कभी गलत ना हो। इसके अंदर हम आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर हम ट्रीटमेंट क्या क्या देते हैं, तो सबसे पहले उसमें जब शॉक की बात होती है तो वॉल्यूम रिप्लेसमेंट थेरेपी सबसे पहले आ जाती है। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन ये कंडीशनली होता है, किसी पेशेंट के अंदर नहीं ज़रूरत होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ प्रिवेंट ये देना ज़रूरी होता है। अगर हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट की बात करें तो इसके अंदर 3 तरह के फ्लूइड्स आते हैं, पहले तो आइसोटोनिक आ गया, दूसरा हाइपरटोनिक आ गया, थर्ड आ गया कोलॉइड सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सबसे पहले आ जाते हैं अपनी नॉर्मल सलाइन 0.9% एंड आ जाता है रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन। रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सॉल्यूशन तो आ गया अपने आइसोटोनिक में। नेक्स्ट आ जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ जाते हैं नॉर्मल सोलिन, जिनकी कंसनट्रेशन हाई होती है, लाइक नॉर्मल सलाइन NaCl 3% आ गया। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम कोलॉइड्स की। कोलॉइड सॉल्यूशन क्या होती है, जिसमें डेक्सट्रॉन 70 आ गई, डेक्सट्रॉन 40 आ गई, एल्बुमिन आ गई, ब्लड प्रोडक्ट्स आ गए, ये सभी किसमें आते हैं, कोलॉइड्स में। ये सभी पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उनको पेशेंट को प्रेफर किए जाते हैं एज ए डॉक्टर। तो आप सभी इसका ध्यान रखें, क्योंकि फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी में आइसोटोनिक हाइपरटोनिक कोलॉइड में ही बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। आइसोटोनिक की कंसंट्रेशन नॉर्मल होती है, हाइपरटोनिक की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है, एंड कोलॉइड्स का तो अपना है ही अलग सिस्टम। ये दोनों क्रिस्टलोइड्स के अंदर आ जाते हैं और ये कोलॉइड्स अलग से आ जाते हैं। तो वो इससे आगे बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। जो हाइपोवोलेमिक शॉक है उसको हम कैसे डायग्नोज बनाते हैं, उसका क्या क्या टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले आता है CBC, फिर आया था ABG एनालिसिस, देन आया था अपना RFT, KFT, बन रीनल फंक्शनिंग टेस्ट, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, और बन ब्लड यूरिन हाइड्रोजन। ये सभी हम टेस्ट करवा के देखेंगे, जिससे हमें कार्डियोजेनिक हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में पता लगता है। एक चीज़ और भी कि हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जो सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है वो लो हो जाता है। ये मोस्टली हर शॉक के अंदर जो सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, लेकिन कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर सेंट्रल वेनस प्रेशर हमेशा बढ़ेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन एक बार आ चुका है पीछे, तो कृपया इसे ध्यान से अच्छे से एक हाईलाइट पॉइंट की तरह अगर हम लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CVP यानी अपना सेंट्रल वेनस प्रेशर इसमें बढ़ जाता है कार्डियोजेनिक शॉक में। नेक्स्ट हम बात करें इसके पोजीशन की। जो हाइपोवोलेमिक शॉक पेशेंट है उसको पोजीशन हम कौन सी प्रोवाइड करेंगे, तो पोजीशन की अगर बात करें तो हम सबसे पहले जो हाइपोवोलेमिक शॉक के लिए पेशेंट के लिए होता है उसके लिए हम करते हैं मॉडिफाइड ट्रेंडलमैन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर जैसे ये अगर पेशेंट है तो ये इसके पैर है, इसका बेड है, जो हेड साइड है वो लो रखेंगे एंड लोअर साइड इनकी लेग साइड ऊपर रखेंगे, जिससे क्या होगा, सारा प्रेशर, सारा ब्लड फ्लो जितना भी होगा वो सारा हार्ट की तरफ आएगा, जो हार्ट को फ्लूइड मिलेगा तो फ्लड हार्ट सही से फ्लो कर सकेगा पूरी बॉडी में। एक ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इन केस अगर पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन ही करनी है, अगर उससे ज़रूरत है तो। इनकेस अगर उससे ज़रूरत नहीं है तो अगर फिर भी अगर आप एज अ सपोर्ट अगर उसे देना चाहो तो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो गाइज़ ये थी हमारी सारी वीडियो, आज की फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाई थी हाइपोवोलेमिक शॉक के ऊपर, जिसके अंदर हमने डिस्कस की डेफिनेशन, उसकी कॉजेज़ एंड क्लिनिकल साइंस, एंड नेक्स्ट हमने किया क्लासिफिकेशन के बाद हमने किया मैकेनिज़्म के बाद हमने किया है डिस्कस इसका ट्रीटमेंट के बाद हमने डिस्कस किया है इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो ये हमारा ये सब कुछ हो गया हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक के। अब इसके अंदर हमने जो हाइपोवोलेमिक शॉक पढ़ लिया है तो अब इसके अंदर क्वेश्चन करेंगे जब 4 से 5,
तो हमको और भी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमारा कितना हुआ है कितना नहीं हुआ। तो मैं इसी वीडियो के एंड में इसके 5 क्वेश्चन डालूंगा और उनके आपने आंसर देने हैं लास्ट में कमेंट्स में, और कमेंट्स में आपने ज़रूर आंसर देने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने जवाब को कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आपको वीडियो आगे कंटिन्यू रखवाना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए। तो आप भी हमें गेस करें, सजेस्ट करें, तो हम भी थोड़ा सा इजी रहेंगे इस चीज़ के लिए। बाकी आपका सपोर्ट, आपका साथ चाहिएगा, तो आप अपना साथ बनाए रखें और वीडियोस देखते रहें और प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि नोट सेट 2024 अप्रैल में ज़्यादा दिन रहे नहीं, जो 75 डेज़ अपने पेंडिंग है, तो हम रोज़ एक टॉपिक करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपना साथ बनाए रखना। तो आज के लिए हम विराम लेते हैं। तो जय श्री राम, जय महाकाल।